हाँ, तो सुनिए बेटा, कोमल, काजल, सॉरी काजल, क्या है ना कि सैलरी जो चल रहा है चैप्टर, आई थिंक 2 महीने से चल रहा है, एम आई राइट? 1.5 महीने से चल रहा है। सैलरी नहीं, सॉरी, इनकम टैक्स कब से चल रहा है? 1.5 महीने चल रहा है, जिसमें हम लोग बहुत सारे बेसिक चीज़ सीखे हैं। बेसिक्स में क्या सीखे हैं कि इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स कौन देता है, किसकी लायबिलिटी, क्या सब लोग टैक्स देता है, एसएससी कौन होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, पर्सन क्या होता है, रेसिडेंट इंडिविजुअल कौन होता है, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल क्या होता है, एग्जेप्टेड इनकम क्या होता है, एंड ये सब चीज़ें हम लोग बेसिक फंडामेंटल सीखे हैं। इसके काफ़ी क्लासेस वीडियो यूट्यूब पे डाले हुए हैं, उसको देखिएगा, एंड नोट्स आप अपने फ्रेंड से ले लेंगे या पीडीएफ से ले लीजिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जो डाउट्स होंगे वो आफ्टर क्लास जो है 15-20 मिनट में, यानी 2 क्लास को हम 15 मिनट आपको डील कर देंगे, जो आप लिखे रहेंगे तो ठीक है बेटा। आपका ये पहला क्लास है और ये चैप्टर एक नया चैप्टर है जो मेन हेड्स ऑफ इनकम का पहला हेड्स ऑफ इनकम पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। अब तो लोग फंडामेंटल पढ़ रहे थे और सैलरी का रिटायरमेंट बेनिफिट्स हम लोग सीखे थे। तो देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनकम टैक्स में इनकम को यहाँ पर 5 हेड में बांटा गया है इंडिया में, जिसमें पहला हेड्स ऑफ इनकम जो है वो है इनकम फ्रॉम सैलरी। तो यही हमारी शुरुआत होगी इनकम फ्रॉम सैलरी, और यही हम लोग इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि सैलरी इनकम क्या होता है, इसमें क्या टैक्सिबिलिटी होती है, इसके क्या स्टैंडर्ड डिडक्शंस होते हैं, इसमें क्या एग्जेम्प्ट होता है, क्या टैक्सेबल होता है, कितना टैक्स सैलरी बनेगा वगैरह। तो हम लोग टैक्सेबल इनकम ऑफ सैलरी निकालेंगे, टैक्स नहीं कैलकुलेट करेंगे। कितना टैक्स बनेगा वो नहीं कैलकुलेट करना, हमको कैलकुलेट करना है कितना सैलरी जो है वो टैक्सेबल होगा, मतलब कौन सा इनकम सैलरी में जुटेगा, कौन सा इनकम सैलरी में नहीं जुटना चाहिए क्योंकि ये एग्जेम्प्ट होता है। तो ये हम लोग को सीखना है इनकम फ्रॉम सैलरी में, यही सब फंडामेंटल्स है। तो पहले तो हम चैप्टर का नाम लिखेंगे। आज का लेक्चर कितना है बेटा? 1। आप लोग भी साथ में साथ लीजिएगा। डेट है आपका 2 नवंबर 23। इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी। फॉन्ट इसका बहुत छोटा है। अब देखिए, सैलरी मतलब जानते हैं क्या होता है? सैलरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? वेतन। तो सैलरी मीन्स व्हाट? सैलरी इंक्लूड्स वेजेस। अकाउंटिंग में हम लोग वेजेज और सैलरी जो है दोनों को अलग ट्रीट करते थे। अकाउंट्स जब बनाते थे तो अकाउंट्स में वेजेज को ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस मानते थे और सैलरी को हम लोग पीएल अकाउंट में डालते थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानते थे। लेकिन यहां पर क्या है कि अगर किसी को सैलरी मिल रहा हो, किसी को वेजेज मिल रहा हो, तो उसका जो वेजेज से लिया गया इनकम या सैलरी से जो मिला रेमुनरेशन, जो मंथली सैलरी मिलता है, वो सब इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट माना जाएगा।
यानी किसी मजदूर को भी जो पेमेंट मिल रहा है उसका भी सैलरी इनकम कहलाएगा, यानी उसके किस हेड में जुटेगा। ये आपका सवाल बनना चाहिए कि अगर मान लीजिए इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं मजदूर का, तो वो जो मजदूरी उसको मिल रही है वो उसके किस हेड में जाना चाहिए, तो इनकम फ्रॉम सैलरी में। तो क्या हम इसका हेड इनकम फ्रॉम सैलरी एंड वेजेस लिख दें? नहीं, इसका जो हेड्स ऑफ जो नेम ऑफ हेड होगा वो इनकम फ्रॉम सैलरी ही होगा। हमें इनकम फ्रॉम सैलरी ही पढ़ना है, इनकम फ्रॉम सैलरी एंड वेजेस नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इनकम फ्रॉम सैलरी। और ध्यान रखिएगा जो आपका जो ये चैप्टर है इनकम टैक्स का चैप्टर, ये लॉ है। क्या है? लॉ। इसमें हम अपना कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, इसमें हम लीगल बातें करेंगे। क्या लॉ बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, क्या बोला जोड़ने के लिए, कहाँ लिमिट बोल रहा है, क्या एग्जेम्प्ट है, कहाँ घटाना है, क्या करना है, अकॉर्डिंग टू लॉ करेंगे। और इनकम टैक्स एक्ट कब आया था? 1961 में आया था। कब आया था बेटा? 1961 में आया था। तो 1961 में जो लॉ बना इनकम टैक्स का, उसमें जो बातें लिखी हुई है वही हम मानेंगे। अकाउंटिंग जो हम करते हैं, जैसे आप कॉस्टिंग बना रहे होंगे, आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग या अकाउंट जो कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं, दैट इज नॉट लॉ, दैट इज नॉट लॉ। वो एक अपना मेथड है जिसको आप फॉलो करते हैं, एक शीट बनाते हैं, उसमें अलग तरीका होता है, आप अप्रोच अलग लाते हैं, आपका एक प्रॉफिट आता है, आप लॉस आता है। लेकिन इनकम टैक्स में जो हमारा प्रॉफिट आएगा, जो हमारा सैलरी आएगा, जो हमारा कोई भी डेटा आएगा, जो रिजल्ट आया वो अकॉर्डिंग टू एज पर इनकम टैक्स लॉ एंड रूल्स, जो उसने बोला उसके अकॉर्डिंग करना है। हमको कुछ अपने से नहीं करना है। तो हम याद रखिएगा कि लॉ में हमें लीगल बातें या लॉ की बातें को लेकर चलना है। लेकिन लॉ हम कभी भी कब समझते हैं? जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तब ना। जैसे एक इलिटरेट पर्सन को लॉ की बातें करिएगा तो उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन लिटरेट पर्सन को लॉ की बातें करिएगा तो उसको समझ में, उसको पता है कि हाँ कॉन्सेप्चुअल चाहिए कोई, कि लॉ कैसे बनता है, पब्लिक इंटरेस्ट को देखकर लॉ कैसे बनता है, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कोई सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग हम नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं। सरकार का मन में ऐसा नहीं रहता कि सरकार में दो ऑफिसर जो है, जो कमिटी के जो अनसाउंड माइंड है, पिए ड्रंकन है, शराब पिए हुआ, उसका लॉ बना दिया, ऐसे थोड़ी बनता है। लॉ कैसे बनता है? पब्लिक के नीड एंड वांट्स को देख कर बनता है। आपको क्या जरूरी है? सरकार को पैसे की जरूरी है, पैसा कैसे कलेक्ट करें? चलो हम टैक्स पॉलिसी चला देते हैं कि जो अगर इस लेवल से इनकम ज्यादा कमाएगा तो उसको इतना टैक्स देना पड़ जाएगा। इसलिए हम अब ऐसे बोलेंगे तो कोई देगा नहीं, तब कानून बनाते हैं। क्योंकि हम अगर सरकार ऐसे बोले कि लोगों को मानो तो टैक्स देंगे, नहीं मानो तो टैक्स नहीं देंगे, आपके मर्जी पे है। पता है कितना लोग का मर्जी होगा टैक्स देने का? किसी को मर्जी नहीं होगा। तो सरकार बोलते नहीं, इतना मर्जी पे नहीं चलेगा, हम लॉ बना देंगे, तुम्हारा अगर इतना ज्यादा होगा तो तुमको टैक्स देना पड़ जाएगा। अब ये लॉ हो गया। तो लॉ क्या होता है ना, कंपल्सरी अबाइड बाय द पीपल। अबाइड मतलब पालन करना, कि हमको फॉलो करना पड़ेगा, हमको मानना पड़ेगा। लॉ ने लिख दिया। अब मान लीजिए मोटर व्हीकल एक्ट में बोला गया कि हेलमेट पहन के चलना पड़ेगा, आपको गाड़ी चलाना है। अब सरकार बोलेगी हेलमेट पहनना जरूरी है, मान लीजिए लिख देता है सरकार हेलमेट पहनना जरूरी है, लेकिन इसका कोई नियम ही नहीं, लॉ ही नहीं है। बहुत कम लोग पहनेगा, बहुत कम लोग पहनेगा, ये नहीं बोल सकते कोई नहीं पहनेगा। तो आप देखिए अवेयरनेस प्रोग्राम से भी चलते रहता है कि सरकार हमेशा जागरूकता अभियान भी चलाती है। जैसे इनकम टैक्स की बात करते हैं, इसमें भी जागरूकता फैलाना जरूरी होता है। क्या जरूरी है इनकम टैक्स जागरूक करना? कि हम तो लॉ बना दिए, लेकिन लॉ को जानने वाले लोग होंगे तो उनको जागरूक करेंगे ना कि आप कमाइए, आपको टैक्स देना चाहिए। क्योंकि हम कितनों लॉ बना दें, चोर बहुत बैठे होते हैं। अब मान लीजिए कि हमारी इनकम है, हमारे बहुत सारी इनकम जो है वो उस सोर्स से जिस सोर्स को हम बताते हैं कि सरकार को, सरकार तो हर जगह नहीं ना पूछ जाती है कि तुम्हारा कितना इनकम हो, हमेशा बैठा हुआ तो मेरे सामने नहीं है। तो हम कहीं से कोई पैसा कमा रहे हैं उसको हम शो नहीं कर रहे, तो हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, हम लॉ को फॉलो नहीं कर रहे। लॉ हमको पकड़ने भी नहीं आ रहा, क्योंकि उसको पता चलेगा तब ना पकड़ेगा। चोर चोरी करके चला जाए, चोर को पकड़ने वाला पुलिस, जब पुलिस को पता चलेगा पकड़ेगा तब ना, पकड़ाए तो चोर तो ईमानदार हो गया। अब यहां पर हम बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी में क्या होता है? सैलरी इंक्लूड्स वेजेज, यानी आप किसी को वर्कर को वेजेज मिल रहा है तो सैलरी का पार्ट माना जाएगा। अब प्रैक्टिकली चलिए सैलरी में क्या होगा। जैसे मान लो, याद होगा कि हमने एक प्रोफेसर का एग्जांपल बताया था। उसको बताया था कि अगर प्रोफेसर किसी कॉलेज में काम पढ़ा रहा है, उसको वहां से पैसा मिल रहा है मंथली, तो वो सैलरी का पार्ट माना जाएगा। लेकिन अगर उसका ड्यूटी किसी एग्जाम ड्यूटी पे लगता है, और एग्जाम ड्यूटी पे लगता है तो उसका पेमेंट अलग से मिलता है। कॉपी चेक करने की जो कॉपी चेक करता है उसका पेमेंट अलग से मिलता है, वो उसके सैलरी का पार्ट नहीं माना जाएगा।
उसका वो अदर सोर्स का पार्ट माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो अब जैसे मान लो ये मिस्टर ये है और ये वर्क करता है, काम करता है, वर्क्स इन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ऑन अ monthly salary of रुपये 50,000। अब यहां पर मिस्टर ए जो है ये कहलाएगा एम्प्लॉय, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है ये कहलाएगा एम्प्लॉयर। सैलरी इनकम ऑफ ए जो बनेगा वो 50,000 मंथली है, तो 12 महीने का बनेगा 6 लाख रुपया। कितना बनेगा? 6 लाख रुपया, जहां पर ये टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। मिस्टर ए कहलाएगा सैलरी के लिए एसएससी। क्या कहलाएगा बेटा? एसएससी कहलाएगा। अब देखिए ध्यान से, एनी सम which is received by an employee from his employer on employment basis which is in monetary terms is included under the head of income from salary. There must be a contractual relationship among employer and employee. There are
वेरियस मॉनेटरी पेमेंट apart from basic pay received by an employee which is included in salary income. So there are various given. मॉनेटरी पेमेंट समझते हैं? मॉनेटरी मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के रूप में। जैसे आपको बोनस मिला, ग्रेच्युटी मिला, पीएफ मिला, डीए मिला, ट्रैवलिंग अलाउंस मिला, बच्चों के लिए पढ़ने के पैसे मिले, ये सब मॉनेटरी पेमेंट है जो सैलरी के अलावा मिलता है। अब यहाँ पर ये सारी चीज जो सैलरी के अलावा कुछ एम्प्लॉय को देता है वो क्या है, सैलरी में जोड़ा जाएगा। ये क्या क्या है देखिए। जैसे आप बेसिक पे तो जानते ही जाते हैं, बोलिए हाँ ये ना। इसके अलावा क्या होता है? डियरनेस पे, जिसको डीपी कहते हैं, डियरनेस अलाउंस, इसको डीए कहते हैं, कमीशन, बोनस, चिल्ड्रन, एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन, हॉस्टल अलाउंस, कार अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, रेंट फ्री एकोमोडेशन, या इसी को बोलते हैं रेंट फ्री हाउस। इसको RFA कहेंगे, इसको RFH कहेंगे। कहाँ थे होगा? entertainment allowance, मेडिकल अलाउंस, और क्या मिलेगा? सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस। यो बचपन एक आता है कि नहीं आता है ना? ये उसको बुखार लग गया है। हिली एरिया अलाउंस, हिली एरिया समझते हैं? वहां पर काम करता है ना तो थोड़ा पैसा ज्यादा मिलता है।
और क्या होगा जी इसके अलावा DATP कमीशन बोनस। अच्छा वो सब अब रिटायरमेंट बेनिफिट्स ये हैं, ग्रेच्युटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, लीव इनकैशमेंट, इसी को बोलते हैं अर्न्ड लीव, और क्या था रिटायरमेंट बेनिफिट्स में, याद नहीं है? ग्रेच्युटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, लीव, और एक चीज और था, वॉलंटरी रिटायरमेंट ना, वॉलंटरी रिटायरमेंट बेनिफिट्स। यहीं पे तो हम लोग काटेंगे दो हो गया? नहीं से दो क्या सब नहीं क्या स्मार्ट लग रही हो? हो गया क्या? सर एक मिनट नीचे मैं छोड़ के एसी चला रही हूँ फोन से बात नहीं करता कुछ कॉल लेते आइए मैं सब इसको चार्जिंग लगा लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बेटा। स्पेलिंग वहाँ भी RIL लिखा हुआ है कोई भी हो गया? देखो इसका कॉपी रख लेगी देखो ही रख लेगी होम सेंटर गोपाल क्या जरूरी है तुम हाँ तो यहाँ पर सबसे बेस्ट जगह ये है सर की सही में वजह सबसे बेस्ट वहाँ कोई नहीं आएगा अकेला बाहर चले चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये देखो अभी तक हम लोग क्या देखे तो इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हम कोई कैलकुलेशन नहीं सीखे हैं, कॉन्सेप्ट थोड़ा डेवलप किए हैं कि सैलरी में वेजेज भी जोड़ते हैं और सैलरी में कोई जैसे सैलरी हम लेते हैं तो किससे लेंगे? एम्प्लॉयर से लेंगे। किससे लेंगे? यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होना चाहिए। जैसे मान लो कि मेरा एसी है, अब मान लो कि एसी में हम कुछ ये इसका एक्सटेंशन करवाते हैं, जैसे मान लो इम्प्रूवमेंट करवाने के लिए हमें किसी को बुलाया
उसको हमने 2,000 रुपया दे दिया, क्या वो सैलरी में जाएगा उसकी इनकम में? नहीं जाएगा। हम आपको पढ़ाते हैं, अपने घर साहब आपको मान लीजिए मंथली पढ़ाते हैं या कोई होम ट्यूशन पढ़ाता है, ध्यान सुनिएगा, कोई टीचर किसी के यहाँ होम ट्यूशन पढ़ाता है और 2 साल से पढ़ा रहा है और पढ़ाएगा आगे, मान लो पढ़ा रहा है और उसको महीने का सैलरी महीने का फी मिल रहा है, मान लो कि 3,000 रुपये मिल रहा है, तो साल का 36,000 मिल रहा है। तो वो जो टीचर है जिसको महीने का 3,000 रुपया मिल रहा है, क्या वो अपने इनकम में इनकम फ्रॉम सैलरी बनाए लिखे जाएगा क्या, कि किसी और इनकम में जाना चाहिए? क्या सैलरी होगा उसका? टीचर जो पढ़ा रहा है और उसको जो आप महीने का फी दे रहे हैं, तो वो सैलरी नहीं है, भूल कर मत बोलिएगा, ये टीचर के लिए बेइज्जती हो जाएगा। मतलब सैलरी हम किसको देते हैं? एम्प्लॉय को देते हैं, जो हमारा नौकरी करता है, नौकरी को सर्विस करता है, सर्विस सर्वेंट करता है। और टीचर आपका सर्वेंट नहीं रहे हैं। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो पेमेंट कर रहा है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, जहां पर उसने आपका समय खरीद लिया है कि 10 से 5 मेरे यहां हो गया और उसी का तुमको हम पैसा दे रहे हैं, और अगर तुमको हम 50,000 दे रहे हैं तो तुम 50 से ज्यादा कमा कर दे रहे हैं मुझे। 2 दिन नहीं आओगे हम तुम्हारा पैसा काट लेंगे। होता है कि नहीं होता है? तो एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बना किसमें? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय में जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बना जिसमें आपका एक बाउंडेशन बन गया, एक एम्प्लॉय का बाउंडेशन बन गया कि हमें वहां पर काम करना, सर्विस देना, यानी हम अपना जीवन का कुछ पूरा समय वहां देंगे। इसकी तो ग्रेचुइटी मिलता है, सम्मान, कि आप अपने जीवन का समय दे तो कंपनी बाद में आपको पेमेंट करती है। तो कंपनी जो पेमेंट करे वो एम्प्लॉयर कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय होना चाहिए। अगर एम्प्लॉय नहीं है, इसका कोई और है आपको दे रहा है, जैसे मान लो कि हम आपको कमीशन दे रहे हैं लेकिन आपने एजेंट है, कंसाइनमेंट पड़ेगा ना, अब उसमें कमीशन निकलता है ना, तो वहां एजेंट को जो कमीशन मिल रहा है वो सैलरी नहीं जाएगा, वो अदर सोर्स में चल जाएगा। अब प्रोफेशनल है, जैसे टीचर प्रोफेशनली पढ़ा रहा है, तो मेरा जो इनकम होगा वो दूसरे हेड पे जाएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो क्या रिलेशन है एम्प्लॉय का, जहां पर मिस्टर ए वर्क कर रहा है, किसने वर्क इन आरआईएल। आरआईएल तो बच्चा पूछा था कि आरआईएल क्या है, हमने बोला था कि आरआईएल कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। तो इसमें काम करता है, मंथली सैलरी में 50,000, तो साल में कितना मिलेगा? 6 लाख मिलेगा। तो सैलरी इनकम मिस्टर ए के लिए बनेगा कितना? 6 लाख। कंपनी अपना सैलरी खर्चा दिखाएगी, पीएल बनाएगी कंपनी, तो हमको किसका सैलरी कैलकुलेट करना है? इंडिविजुअल है ना, ए का। हम कंपनी का सैलरी थोड़ी रिसीव करेंगे, सैलरी कौन रिसीव करेगा? कोई नेचुरल पर्सन। कौन रिसीव करेगा? नेचुरल पर्सन, ठीक है। अब पर्सन कितने हैं इनकम टैक्स के अनुसार? 7 है। बताइए सभी 7% में नाम से 4 बताइए, 4 ही बताइए ना, 7 नहीं 7 नहीं, आप बताइए, आप बताइए याद। गुड। आपको क्या करना है, तो पीछे का पढ़ते हैं उसको याद करना है। पर्सन 7 है, इंडिविजुअल, फर्म, ईओपी, बीओआई, कंपनी, एचयूएफ, लोकल अथॉरिटी, आर्टिकल जुडिशियल पर्सन है कि नहीं है? चलो याद हो गया। तो यहाँ पर इसको टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ क्या? मिस्टर रिलायंस में टैक्सेबल नहीं होगा, टैक्सेबल किसके हैंड में होगा? ये जो सैलरी ले रहा है इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे है मिस्टर ए इज द एसएससी, एसएससी जिसका असेसमेंट करते हैं, जिसका टैक्स कैलकुलेशन करते हैं। एसएससी इज द पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, ठीक है ना। एसएससी कोई हो सकता है, एसएससी पर्सन होता है, कौन होता है? पर्सन। पर्सन 7 होता है, याद होगा आपको। अब हो गया एनी सम, सम मतलब पैसा, एनी सम व्हिच इज रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, किससे लिखेगा? लेगा एम्प्लॉयर से, ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट बेसिस। एम्प्लॉयमेंट भी मतलब कि एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ? रोजगार, जॉब के बेसिस पे, and which is a monetary terms is included under the heads of income from salary. There must be a contractual relationship among employer and employee. सैलरी में बहुत सारी चीज मिलते हैं। सैलरी मतलब बेसिक पे नहीं होता, बेसिक पे तो होता है, उसके अलावा इंसेंटिव होता है, टीए डीए सब सुनते होंगे। किसी को बाहर घूमना उसके लिए पैसा मिला, बच्चों की पढ़ाई के लिए सब का लगे, एक्सैक्ट उसका भी एक एग्जाम्पशन क्राइटेरिया होता है।
अब देखिए बेसिक पे, डीपी, डीए, कमीशन, बोनस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ये सब जो भी पेमेंट मिल रहा है ये सब उसका सैलरी में जोड़ा जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें सरकार ने ना एक सेक्शन लाया, सरकार ने एक सेक्शन लाया, सेक्शन 16 16 of Income Tax Act 1961। सेक्शन 16 क्या है? स्टैंडर्ड डिडक्शन। सेक्शन 16 क्या होगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन। इसमें क्या है कि जो भी आपका सैलरी मिलेगा उसमें आपको डिडक्शन मिलेगा। लिमिट ऑफ रुपये 50,000 और दूसरा मिलेगा एंटरटेनमेंट अलाउंस अप टू ₹5,000। ये डिडक्शन है, एग्जम्पशन नहीं है, ये याद रखिएगा। ये क्या है बेटा? डिडक्शन है, एग्जम्पशन नहीं है, ये याद रखिएगा। यानी आपको याद है कि एक होता है ग्रॉस टोटल इनकम, याद है जीटीआई, इससे क्या माइनस करते हैं? डिडक्शन। क्या बनता है? टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम। इसको बोलते हैं टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम, और इसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। हो गया? अब एक प्रेजेंटेशन देखेंगे तो प्रेजेंटेशन कि सैलरी को कैसे हम दिखाएं। कंप्यूटेशन ऑफ क्या बोल इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर या मिस या कोई भी पर्सन हो फॉर द असेसमेंट ईयर। बताइए हमारा असेसमेंट ईयर क्या है? 23-24 और प्रीवियस ईयर क्या है? 22-23। बहुत ही अच्छा जवाब आया। बहुत सारी सैलरी भी यहाँ पर ले लीजिएगा। बेसिक पे, डीए, डीपी, एचआरए, आरएफए, any other allowance, perquisites, ये सब हम ले लेंगे। इसके बाद जो रिजल्ट आएगा दिस इज कॉल्ड
ग्रॉस सैलरी क्या कहलाएगा बेटा? ग्रॉस सैलरी। इसमें हम लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। इसको पढ़ते हैं अंडर सेक्शन। क्या पढ़ते हैं बेटा? अंडर सेक्शन पढ़ते हैं। यूजलेस इसको पढ़ते हैं अंडर सेक्शन। सर इसको क्या करेंगे? सबसे लास्ट में लिखे प्लीज परक्यूजिट्स, सिटीज नहीं, परक्यूजिट्स। और इसमें क्या है? एक लिमिट है ना बेटा, अप टू ₹50,000। अंडर सेक्शन 16। वही तो यूएस लिखा हुआ है अंडर सेक्शन 16। अच्छा, एक सेकंड से हो रहा है ना। हो गया? चले आगे। इसमें एक डिडक्शन और आ जाएगा, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है। एम्प्लॉयमेंट टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स। हो गया? ऊपर में जो डिडक्शन लिखे ना बेटा, उसमें एक चीज और ऐड कर लीजिएगा यहाँ पर, एम्प्लॉयमेंट टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स, ये ऐड कर लीजिएगा। और ये जो लिमिट एंटरटेनमेंट अलाउंस का, ये किस एम्प्लॉय के लिए होगा? गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। चलिए आगे। इसमें सबसे पहले आपको डेट ध्यान रखना है, ठीक है ना? चलिए देखिए, हम लोग कुछ एग्जांपल समझेंगे अभी। जैसे पहले ये बताओ, आपका असेसमेंट ईयर AY मतलब क्या है? और PY क्या है? मतलब क्या है इसका?
कि कोई भी एसएससी का जो सैलरी हम लेंगे ना, तो 1/4/22 से लेकर 31/3/23 तक का लेंगे। यानी हमको क्या याद रखना है, 1/4/22 से लेकर 31/3/2023 तक का जो भी सैलरी बनेगा, वही इंक्लूड होगा। क्लियर है? जैसे देखो, अब जैसे मान लो किसी का बेसिक पे है 15,000, 1800, 26,000, और ये जो है एनुअल इंक्रीमेंट जो लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है फ्रॉम 1 जुलाई एवरी ईयर। मान लो ये लिखा हुआ है, और ये 15,000 सैलरी जो है ये 1/4/22 को है। ये समझिए। अब हमको बोला कि ये बेसिक पे चल रहा है, तो इसका सैलरी इनकम यानी सैलरी 1 साल का कितना बनेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसी में बच्चा फंस जाता है। इससे अगर पार कर गए तो सब जगह से पार कर गए। हमारा एनुअल इंक्रीमेंट साल में कब से शुरू होता है? 1 जुलाई से। तो सालाना इंक्रीमेंट होता है, अगर 1 जुलाई से इंक्रीमेंट होता है तो अगले साल 30 जून तक रहेगा, फिर अगले साल 1 जुलाई से स्टार्ट होगा। बोलिए हाँ या ना? बोलिए हाँ या ना? हमें सैलरी जो निकालना है तो 22-23 प्रीवियस ईयर का निकालना है, तो 23-24 में करेंगे, तो 1/4/22 से चलेंगे। अब यहाँ बात आ रही बेटा कि अगर ये एनुअल इंक्रीमेंट होगा तो 1/7/22 से चलेगा। चलेगा? कैसे बदलना है? क्योंकि हर साल 1 जुलाई से बढ़ेगा, तो हमको 22-23 ही ना पकड़ना है। हम 21-22 का ला पकड़े, 20-24-25 का ला पकड़े, हमको जिस साल में है उसी साल से हम मतलब रखेंगे। तो 1/7/22 से, लेकिन हमको प्रीवियस 31-3/23 तक ही चलना है, तो 1/7/22 से 31-3/23 कितना महीना होगा? 6। कैसे बात करते हैं आप? 9 मंथ्स होगा। कितना महीना होगा? 9 मंथ्स। इसका मतलब कि 1 जुलाई पहले से पहले यहां पर लिखता है कि 15 दिन आपका 1 जनवरी 1 अप्रैल 22 को था, उसके बाद 1 जुलाई से 15 जनवरी 1800 बढ़ गया। तो हम कह सकते हैं कि 1/4/22 से लेकर 30/6/22 तक मेरा सैलरी जो रहा होगा वो 15,000 चल रहा था। इसमें एनुअल इंक्रीमेंट 1800 हुआ, कब से हुआ? 1/7/22 से। बात समझ आ रही नहीं आ रही? नहीं आ रही। ये जो है ना 15,000, 1800, ये माइनस नहीं है, ये बता रहा है कि बेसिक का आपका ऐसा चलेगा, 26,000 तक जाएगा, उसके बाद आपका फिर बस कोई और रेट हो जाएगा। तो ये एनुअल इंक्रीमेंट बता रहा है कि 1800 सालाना बढ़ेगा, 1800 सालाना बढ़ेगा। तो 15,000 मेरा 1 अप्रैल 22 को है, और ये सालाना बढ़ेगा वो किस मंथ से, किस तारीख से बढ़ेगा, ये भी तो पता होना चाहिए। तो वर्क बोल रहा है कि एनुअल इंक्रीमेंट बढ़ा 1 जुलाई से बढ़ेगा, तो 1800 हमेशा 1 जुलाई से ना बढ़ेगा बेटा। तो 1 जुलाई से पहले वो कितना रहा होगा? 15,000। तो 1 जुलाई से पहले 1 अप्रैल से हम चलेंगे, 1 अप्रैल से कब तक चलेंगे? 15,000। उसके से कितना बढ़ जाएगा? 1800। तो ये कितना हो जाएगा? 16,800। तो 16,800 हमको सैलरी कब से मिलेगा? 1 से मिलेगा बेटा। तो यहां पर जो बेसिक पे हम निकालेंगे, तो बेसिक पे हमको 2 बार निकालना पड़ेगा। पहले निकालना पड़ेगा 1/4/22 से लेकर 30/6/22 तक। कितना जाएगा बेटा? 15,000 इंटू 3। अब दूसरा 1/7/22 से लेकर 31/3/23 तक कितना जाएगा? 16,800 हो जाएगा गुने 9। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? 15,000 3 महीने का, और 1800 बढ़ेगा तो 16,800 अगले 9 महीने का। कितना आ गया?
ये कितना आएगा? वन लाख 51,200, 1,96,200 इसका बेसिक पे बनेगा। हो गया? नहीं हुआ? बर्थडे में जाना होगा इसको। यहाँ पे कहीं से होके आ गई होगी। हाँ कहीं से हो गया क्योंकि लेट आई है। देखो कैलकुलेट calculate basic salary in the following of the in following cases for the assessment year 23-24। चार केस है, आराम से पढ़ाइएगा। Sri Harsh has been getting a salary of 11,880 per month since April 22। तो 22 हमको चल रहा है ना बेटा? He has been allowed an increment। और उसको कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है? 660। कब से? 1 अगस्त 2022 से। तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना कितना मिलेगा? 11,880। बोलो हाई ना। तो 11,880 मिलेगा 4 महीना। उसका कितना इंक्रीमेंट होता है? 660। तो 11,880 प्लस 660 कितना हो गया? 12,540। ये कब से मिलेगा? अगस्त से। फिर आगे लिखता है एंड इंक्रीमेंट ऑफ 990 फ्रॉम 1 जून 20। तो 1 जून 23 तो 23-24 में चल गया। तो इसका मतलब रहेगा? नहीं रहेगा। तो 12,540 हमको कितना महीना मिलेगा? 8 महीना मिलेगा। अब 8 महीना कैसे आया? बिकॉज फोकस करिए पढ़ाई में चल रहा है। अगर यहाँ भी पढ़िए ना तो आगे जब लंबा क्वेश्चन आएगा ना तो ये वो सवाल यही सवाल तो नहीं रहेगा, ये तो सवाल में एक पार्ट रहेगा। और बेसिक गलती हो गया तो सब कुछ गलती रहेगा। तो हम कहा थे 12 महीने का पूरा होगा। तो 12 महीना में अप्रैल से लेकर जुलाई तक तो हमको 11,840 मिला। उसके बाद 660 पड़ गया तो हमको 8 महीने का और मिलेगा। तो बेसिक निकल जाएगा इसमें। बनाइए तो कंप्यूटर बेसिक पे केस 1। From 1st April 22 to 31st जुलाई में बेटा 31 जून 1 अगस्त से नंबर आया है। हाँ 1 अगस्त से तो जुलाई तक मिलेगा ना? कितना? 11,880 इंटू 4 फ्रॉम 1st August 22 to 31st 23 है ना? 11,800 प्लस 660 इंटू 8 ये ना होगा? सैतालीस 520 12,540 इंटू 8 1,03,20। कितना है टोटल? 1,00,000
600. 1,47,840 हो गया। चलिए आगे केस 2 देखिए। पहले केस 2 खुद से देखिए क्या बनेगा। अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक फंस जाएंगे, इसी को हम बता देते हैं। पहले सवाल पढ़िए क्या लिखा हुआ है। श्री रोहित was appointed as an assistant engineer in government department on 1st July 19. 1st July 19 को वो जॉब में ज्वाइन करता है बेटा, बोलो ना। हाँ Yes, sir. एक 7/2019 हमें सैलरी जब कैलकुलेट करना है तो कौन सा प्रीवियस ईयर ध्यान रखना है। 1st July. कब ज्वाइन किया है वो। 1st July को। अरे भाई कहला हमको कंफ्यूज करा देती है। तो ठीक तो है। अब क्या लिखते हैं? जॉब लिखे हैं। जॉब सिर्फ थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक तो लिखा है जॉब। नहीं, जुलाई पढ़ती है उसको। इसको मैं फोकस कर रही हूँ, कोई बात नहीं, होता है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें। सिंपल सी बात है, जब हम सैलरी कैलकुलेट करेंगे बेटा तो हमको 22-23 में चलना है। कहाँ चलना है? 22-23 में। तो अब यहाँ पर इसका ज्वाइनिंग होता है, उस समय इसका पे स्केल क्या है? 11,000 यस सर। पे स्केल। और कितना से दिख रहा है आगे? फिर क्या लिखा हुआ है? 300। फिर क्या है? 17,000। आगे सवाल पढ़िए क्या लिखा हुआ है? Salary becomes due on सैलरी बिकम्स ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ next नेक्स्ट मंथ। यानी सैलरी जो है हमारा जो मिलेगा, जैसे अप्रैल का जो मिलेगा वो 1 मई को मिलेगा। फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ का मतलब क्या हुआ? जैसे अभी कौन सा महीना चल रहा है? अभी नवंबर शुरू हुआ, तो अक्टूबर का जो पैसा हमको मिलेगा 1 नवंबर को। नवंबर का पैसा कब मिलेगा? 1 दिसंबर को। दिसंबर का कब मिलेगा? 1 जून का कब मिलेगा? 1 जुलाई को। कोई दिक्कत नहीं बेटा। 1 जुलाई को तो 1 अगस्त को मिलेगा। हाँ, जुलाई का पैसा 1 अगस्त को मिलेगा। जुलाई का पैसा कब मिलेगा बेटा? 1 अगस्त को मिलेगा। अब देखिए 1/7/19 को यहाँ पर 1/7/19 को मेरा कितना था? 11,000। तो 1/7/20 को कितना होगा? एनुअल इंक्रीमेंट। 1/7/21 को कितना होगा? 1/7/22 को कितना होगा? बोलिए हाँ या आगे हम नहीं बढ़ेंगे। बोलिए क्या है? क्या कि अगला जो डेट होगा 1/7/23 होगा, तो 23-24 में चल गया, तो हमको तो 22-23 में रहना है। बहुत ही अच्छा। अब देखिए 1/4/22 से लेकर हमको कब तक चलना है? 31/3
23 तक। क्या चला बेटा? अब देखो 1 4 22, ये जो है पीरियड ये कब तक रहा होगा? बोले हाँ ना, बोले हाँ ना। तो अब देखिए इसमें कितना महीना आ रहा है? यहाँ 3022 तक रहा ना, तो हमको कब से चलना है? अभी लिख के नहीं, देखिए हमको कब से चलना है? 1 तो इसमें हमको 1 4 से पकड़ना है अप्रैल मई जून, लेकिन यहाँ फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि सर 1 महीना पेमेंट हमको लेट मिल रहा है। बोल सकते हैं बेटा? यानी अप्रैल का पैसा कब मिलेगा? मई का पैसा, जून का पैसा, जुलाई का पैसा। तो ये जो जुलाई का पैसा है ये कब मिलेगा? अगस्त में मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि 11,600 जो मेरा था, इसमें हमको कितना महीना का पैसा मिलेगा? 4 महीने का। फिर हमको 11,900 में पहुंचे, तो इस पे कितना महीने का पैसा मिलेगा हमको? 8 महीने का मिलेगा। क्यों? क्योंकि पूरा हमको 12 महीने चलना है ना, तो इसमें हमको 8 महीना पकड़ना पड़ेगा बेटा। तो यहां पर कितना वैल्यू आएगा? 11,600 गुने 4, 46,000। और ये बताइए 95,200 टोटल बताओ। 1,41,600 1,41,600। कोई दिक्कत? ये बेसिक देखिए, जब कभी जैसे आपने जैसे ये सवाल देखा, ये सवाल में क्या कॉम्प्लिकेशन था? तो कॉम्प्लिकेशन ये था और ये था। तो इस कॉम्प्लिकेशन को इजी करना है। क्या करना है? जब हम इजी करेंगे तो इजी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमने एक साथ 19 को 11 दिन पकड़ा, फिर 20 को पकड़ा, फिर 21 को पकड़ा, 300 बढ़ाते चले गए। हमको पूरा नहीं देखना है, हमको देखना हमारा प्रीवियस ईयर कि हमको 1 4 22 से 31 तक चलना है। कब से चलना है बेटा? 1 4 22 से 31 अब 1 4 22 से 31 कौन कौन सा पीरियड आ रहा है? तो ये जो 1 7 21 से चला वो कब तक रहा? 30 तक रहा। और इसमें पॉइंट क्या फंसा दिया कि पेमेंट जो है वो इस मंथ का अगले महीना में मिलेगा, इस महीने का अगले महीना मिलेगा। तो ऑब्वियस बात है कि जुलाई का पेमेंट आपको अगले बार मिलेगा, तो इधर चले गए तो हमको तो उधर ही ना पेमेंट 4 महीना एक्रूल करना पड़ेगा। तो इसमें कितना महीना कवर हो गया? 4 महीना। जब 4 महीना उधर कवर इसमें कवर हुआ, तो बाकी का कितना महीना बचेगा? 8 महीना जो कवर हो गया 11,000। सर एक उसी ईयर के बारे में बोला है। क्या होगा? एक साथ 11,600 पे ये 11,000 से 300 जो एनुअल इंक्रीमेंट होगा वो चलता चला जाएगा 17,000 तक। क्या बोले? 11,600 सिर्फ उसी नहीं, ये हर साल में कहानी चल रहा है, लेकिन हम तो यहीं पे आ रहे हैं ना। 21 पे जैसे अप्रैल से लेंगे ना, अप्रैल मई जून है ना, फिर जुलाई आएगा। तो जुलाई का पेमेंट आपको अगस्त में मिलेगा, अप्रैल जून का पेमेंट कब मिलेगा? जुलाई मिलेगा। तो ये जो पैसा मेरा है अप्रैल का, मई का, जून का और 1 जुलाई वाला वो किस में आ गया? इसी में आया। तो 11,600 गुने मतलब 4 महीना हुआ, तो 4 महीने का पेमेंट हमको कहां मिलेगा? इसमें मिल रहा है। नहीं समझे? दूसरा पैटर्न समझ गए? तो 4 महीने का पेमेंट अगर हमको यहां मिला, तो 8 महीने कितना मिला? कितना मिलेगा? नेक्स्ट वाले में 11,900 वाले में। ये तो वर्किंग है, बेसिक पे अब निकल जाएगा आराम से। चलिए केस 3 और 4 कर लीजिएगा ना। C&D HW में रहेगा। इसके अलावा कुछ